देश की राजधानी दिल्ली की वह केस जिसके बाद माँ बाप अपनी बेटियों को बाहर भेजते हुए डरने लगे थे। यह कहानी है देश की राजधानी दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 की सर अंधेरी रात एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, आंखें आंसुओं से भीग जाते हैं। एक चलती बस में 23 साल की मासूम सी लड़की के साथ 6 हैवानों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हम निर्भया केस की बात कर रहे हैं। मुमकिन है कि आपने भी अब तक निर्भया केस के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और सुना होगा, लेकिन हम आपको इस केस की कुछ ऐसी बारीकियां बताएंगे जिनके बारे में शायद आपने अब तक नहीं सुनी होगी। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि निर्भया का जिंदा छोड़ गया दरिंदा आखिर कहाँ है और किस हालत में है। हम आपको निर्भया के एकमात्र जिंदा बच गए नाबालिग दरिंदे को 10,000 रुपया और सिलाई मशीन देने के पीछे की भी पूरी कहानी बताएंगे। और आखिर में निर्भया की माँ की जुबानी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिए। और हमारा मकसद सिर्फ व्यू लेना नहीं है, बल्कि आपको हकीकत की दुनिया से रूबरू कराना है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि हम आपको ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचा सके। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। निर्भया का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में हुआ था। वो अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और परिवार की इकलौती बेटी भी थी। निर्भया के माता पिता ने बेटे और बेटियों में कोई भेदभाव नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने निर्भया को भी अच्छी शिक्षा दी और निर्भया को भी बराबरी का मौका दिया था। निर्भया बचपन में ही पढ़ाई में बहुत तेज थी और वो हमेशा अपने परिवार वालों की उम्मीद पर खरे उतरती थी। आगे पढ़ाई जारी रखती है। आगे पढ़ाई करते हुए वह मेडिकल फील्ड में आने का फैसला करती है और फिजियोथेरेपी कोर्स में एडमिशन लेते हुए काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ फिजियोथेरेपी की डिग्री भी हासिल कर लेती है। जब यह हादसा हुआ था तब निर्भया फिजियोथेरेपी की इंटर्नशिप पर काम कर रही थी। बात है 16 दिसंबर 2012 की। छुट्टी का दिन होने की वजह से निर्भया अपने एक दोस्त अवनिंद्र प्रताप पांडे के साथ फिल्म देखने जाने का प्लान बनाती है। अवनिंद्र प्रताप पांडे पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं। उन दिनों सिनेमा घर पर आमिर खान की फिल्म तलाश लगी हुई थी। फिल्म भी काफ़ी चर्चे में थी, इसलिए निर्भया अपने दोस्त के साथ आमिर खान की फिल्म तलाश देखने का प्लान बनाती है और यह दोनों पब्लिक ट्रांसपोर्ट से फिल्म देखने के लिए PVR सेक्टर सिटी वॉक साकेत चले जाते हैं। जब यह दोनों सिनेमा हॉल तक आते हैं तो वहाँ काफ़ी भीड़ होती है और इन्हें फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता है, इसलिए दोनों तलाश फिल्म देखने के बजाय लाइफ ऑफ पी नाम की एक मूवी देखने का फैसला करते हैं। इवनिंग शो में लाइफ ऑफ पी देखने के बाद निर्भया और पांडे अपने अपने घर जाने के लिए ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। वैसे तो रात बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन ठंड ज़्यादा होने की वजह से ऑटो बहुत कम आ रही थी और जो किराया था उसके बजाय मुंह मांगी कीमत अदा करने की बात कर रहे थे। कुछ देर के इंतज़ार के बाद एक ऑटो वाला मिलता है जो इन्हें लेकर चलने को तैयार हो जाता है, लेकिन वह इन दोनों को मुनीरका बस स्टैंड तक ही ले जाने को राजी होता है। ये दोनों सोचते हैं कि मुनीरका बस स्टैंड तक चलते हैं, वहाँ से द्वारिका के लिए बस या ऑटो कर लेंगे, इसलिए दोनों ऑटो से मुनीरका बस स्टैंड तक आ जाते हैं। मुनीरका बस स्टैंड आने के बाद ये दोनों थोड़ी देर तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन इन्हें अपनी डेस्टिनेशन तक जाने के लिए कोई सवारी नहीं मिलती है। हालांकि बहुत रात नहीं हुई थी, लगभग रात के 9:30 बजे थे। तभी एक सफ़ेद रंग की काली शीशे वाली बस वहाँ से गुजरती है। बस के गेट से एक लड़का
चिल्लाते हुए इन दोनों से पूछता है कि कहाँ जाना है। जवाब में निर्भया का दोस्त कहता है द्वारिका। बस वाला कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं। इसके बाद निर्भया अपने दोस्त के साथ बस में बैठ जाती है। जब निर्भया और उसका दोस्त अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बस के अंदर 3 और सवारी हैं, इसलिए यह दोनों निश्चिंत होकर बस में बैठ जाते हैं। बस के अंदर मौजूद एक लड़का इन दोनों से मुनिरिका से द्वारिका तक जाने के लिए किराया के लिए 10-10 रुपये भी ले लेता है। हालांकि जब यह दोनों टिकट मांगते हैं तो वह बदतमीजी करने लगता है। बस वाले द्वारा टिकट ना देना उन दिनों के लिए कोई नई बात नहीं थी, इसलिए दोनों खामोश होकर बस के अंदर बैठ जाते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार करते हैं। मगर किसे क्या मालूम था, उसका इंतजार बस इंतजार ही रह जाएगा। कुछ ही देर तो बस अपने रास्ते में बढ़ते रहती है, मगर थोड़ी देर के बाद ड्राइवर बस को निर्धारित रूट से हटाकर एक दूसरे रास्ते में मोड़ लेता है। इस बात का अंदाजा होते ही निर्भया का दोस्त फौरन बस के अंदर मौजूद लोगों से सवाल करना शुरू कर देता है। इस सवाल के सही ढंग से जवाब देने के बजाय बस का एक दूसरा स्टाफ निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगता है और उससे पूछने लगता है कि तुम कौन हो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे, इतनी रात को अकेले कहाँ से आए थे। जब निर्भया और उसके दोस्त बस के अंदर गए थे तब इन लोगों को देखा था कि 3 बस स्टाफ के अलावा 3 लोग पैसेंजर सीट पर बैठे हुए थे। उन्हें लगा कि यह तीनों पैसेंजर है, लेकिन थोड़ी देर बाद साफ हो जाता है कि वह तीनों पैसेंजर नहीं थे बल्कि बस स्टाफ के ही साथी थे। अब यह सभी 6 लोग मिलकर निर्भया के दोस्त के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और उन्हें उकसाने लगते हैं। जब निर्भया का दोस्त जवाब देने लगता है तो इस पर बस के अंदर सभी लोग उसके साथ हाथापाई करने लगते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। पहले तो निर्भया के दोस्त के साथ लात गुस्सों से मारपीट करते हैं, फिर इसी लड़ाई के दौरान एक लड़का बस के अंदर इस्तेमाल होने वाली लोहे की रड से निर्भया के दोस्त के सर पर जोर से मारता है, जिसके कारण निर्भया का दोस्त वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब आगे निर्भया के साथ जो कुछ हुआ यह सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। बहुत ही खौफनाक दरिंदगी को सिलसिला शुरू हुआ। निर्भया के दोस्त को मारने पीटने के बाद जब यह लोग देखते हैं कि निर्भया का दोस्त बेहोश हो गया है तो अब यह सभी निर्भया को जबरदस्ती खींचते हुए बस की पिछली सीट पर ले जाते हैं। अब यहाँ जो कुछ भी हुआ निर्भया के साथ उसे हम लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। बस चलते रहती है और निर्भया के साथ दरिंदगी को अंजाम दी जाती है। यह सिलसिला 2-2.5 घंटों तक चलता रहता है। इसके दौरान बस के बगल से कई बार पुलिस की गाड़ी भी गुजरती है और बस खुद भी कई बार थानों के बगल से गुजरती, मगर कोई भी इस बस को रोकता नहीं है और बस के अंदर मौजूद शख्स बारी बारी से निर्भया की शरीर को नोचते हैं, क्योंकि निर्भया का दोस्त सिर में लगे लोहे की रड की चोट से बेहोश हो गया था, इसलिए वह निर्भया की मदद नहीं कर पा रहा था। 6 लोगों से मुकाबला करना निर्भया के लिए मुमकिन नहीं था, लेकिन फिर भी निर्भया अपनी पूरी हिम्मत के साथ उन दरिंदों का मुकाबला करती है। बाद में खुलासों के मुताबिक 6 में से 3 दरिंदों पर कई बार वार करती है, कईयों को काट कर भी बचने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस निर्भया अपने आप को बचा नहीं सकती है। उन सभी दरिंदों का मन भर जाता है तो ये सभी मिलकर निर्भया को बस से बाहर फेंककर उसे कुचलते हुए एक्सीडेंट का रूप देने का प्लान बनाते हैं। मगर उससे पहले ये लोग तय करते हैं निर्भया का दोस्त भी मर जाना चाहिए, इसीलिए एक बार फिर से निर्भया के दोस्त के सर पर लोहे की रड से दोबारा मारते हैं और फिर दोनों को चलती बस से फेंक देते हैं। बस से फेंकने से पहले इन दोनों के कपड़े उतार लेते हैं और इनके पास मौजूद मोबाइल समेत दूसरे सामान ले लेते हैं। अभी रात के लगभग 11 बज रहे थे। बस के अंदर मौजूद दरिंदों ने निर्भया के दोस्त को जान से मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वह उसकी जान नहीं ले पाते हैं। उन्हें लगता है कि निर्भया का दोस्त मर गया है। इसके बाद दोनों को बस से फेंक देते हैं। फेंके जाने के बाद निर्भया का वह दोस्त कुछ ही देर के बाद होश में आ जाता है और आने के बाद लोगों से मदद मांगने लगता है। काफी लोग वहां से गुजरते हैं, लेकिन सभी लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उन्हीं में से एक अनजान शख्स इन दोनों की बुरी हालत देखकर
पुलिस को फोन करता है और थोड़ी ही देर बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है और फौरन ही दोनों को सफदरगंज अस्पताल पहुंचाया जाता है। निर्भया के साथ कितनी परवक्ता की गई थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि निर्भया की आंत बाहर निकल चुकी थी, बेतहासा ब्लीडिंग हो रही थी और पूरा शरीर चूर चूर हो चुका था और उसके शरीर के अंदर लोहे की रॉड डाली गई थी। निर्भया की हालत को देखते हुए तत्काल इलाज शुरू कर दी जाती है। हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि फौरन ही उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ जाती है। कुछ ही देर में निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की खबर मीडिया द्वारा पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है। जब लोग निर्भया के साथ हुई दरिंदगी की कहानी सुनते हैं तो लोग गुस्से से भर जाते हैं। लोग प्रशासन और सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ लोग जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तारी की मांग करते हैं। देखते ही देखते विरोध प्रदर्शन आंदोलन का रूप ले लेता है और पूरे देश में निर्भया के समर्थन प्रदर्शन में उतर जाते हैं। पूरे देशवासी निर्भया के लिए दुआ मांगना शुरू कर देते हैं और इधर अस्पताल में निर्भया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। यहाँ तक कि 16 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर के बीच निर्भया को एक के बाद एक 5 सर्जरी करनी पड़ती है। लाख कोशिशों के बावजूद निर्भया की हालत बिगड़ती चली जाती है। इस कारण 21 दिसंबर 2012 को भारत सरकार की ओर से देश की टॉप मोस्ट डॉक्टरों की एक टीम बनाई जाती है और सरकारी खर्च में निर्भया के बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने को कहा जाता है। इसके बाद निर्भया की स्थिति नहीं संभल पाती है, बल्कि उसके शरीर का तापमान 102 डिग्री से बढ़कर 103 फ़ारेनहाइट तक चली जाती है। यहाँ तक कि इन्फेक्शन भी पूरी तरह से फैल जाता है। इधर सड़कों पर लोगों का हम निर्भया के लिए आवाज बुलंद हो रही थी, तो उधर डॉक्टर अपनी जी जान लगाकर निर्भया को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, मगर स्थिति बिगड़ती ही जा रही थी। इसी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 26 दिसंबर को एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और उसमें फैसला किया जाता है कि निर्भया को वर्ल्ड के बेस्ट अंग ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में भेजा जाए। इसके बाद निर्भया को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में लिफ्ट करके भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है। फाइनली 27 दिसंबर को निर्भया सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में पहुंच जाती है और वहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। लेकिन यहां आते ही निर्भया की हालत और भी बिगड़ जाती है और 29 दिसंबर 2012 को स्थानीय समय के अनुसार सुबह के 4:45 में निर्भया इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। निर्भया की मौत के बाद उसके शव को वापस दिल्ली लाया जाता है और कड़ी सुरक्षा के बीच निर्भया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। निर्भया के दोस्त को कुछ दिनों के इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर लिया जाता है। इधर निर्भया का इलाज चल रहा था, उधर ग्राउंड लेवल पर दिल्ली पुलिस काम करते हुए अपराधियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई थी। इस घटना की रिपोर्टिंग के 24 घंटे के अंदर अंदर ही दिल्ली पुलिस ने कई सस्पेक्ट को गिरफ्तार कर लिया था। सीसीटीवी कैमरे के जरिए से पुलिस बस की पहचान कर लेती है और उसके आधार पर सबसे पहले उस बस के ड्राइवर राम सिंह को गिरफ्तार करती है और फिर राम सिंह के बयान के आधार पर एक के बाद एक 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार अपराधियों में 30 साल का राम सिंह, 26 साल का उसका भाई मुकेश सिंह था जो राजस्थान का रहने वाला था। इसके अलावा पुलिस ने 20 साल के विनय शर्मा को भी गिरफ्तार किया था और 19 साल के पवन गुप्ता को भी गिरफ्तार किया था जो एक फल बेचने वाला था। इन दोनों की गिरफ्तारी बिहार और यूपी से हुई थी, जबकि छठे अपराधी को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया था। शुरू में इस अपराधी का नाम पब्लिक में नहीं बताया गया था क्योंकि वह गिरफ्तारी के समय 17 साल और कुछ महीनों का था और कानून के मुताबिक वह एक नाबालिग था, इसलिए उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है। हालांकि बाद में खुलासा होता है कि इस नाबालिग का नाम मोहम्मद अफरोज था। अफरोज को आनंद बिहार के टर्मिनल से गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा पुलिस ने अक्षय कुमार ठाकुर नाम के 28 साल के लड़के को भी गिरफ्तार किया था जो बिहार के औरंगाबाद का रहने वाला था। यह सभी अलग अलग बैकग्राउंड के थे और इन लोगों में कुछ ही दिनों पहले दोस्ती हुई थी और घटना वाली रात यह लोग पार्टी करने के मूड में घर से निकले थे। यह लोग बहुत सारी शराब और खाने पीने की चीजें बस में भर लेते हैं और फिर शिकार की तलाश में बस लेकर निकल जाते हैं। बहुत कम लोग जानते होंगे कि निर्भया को अपना शिकार बनाने से पहले इन लोगों ने
बस के अंदर 35 साल के रामाधीर सिंह नाम के एक कॉरपोरेट को पैसेंजर बनाकर पहले बस में बैठाया और फिर उससे पैसे और मोबाइल लूटकर उसे उतार दिया था। रामाधीर सिंह इस लूट की जानकारी पास से गुजर रही पुलिस को देती है, मगर वह पुलिस वाले रामाधीर सिंह को बयान को नजरअंदाज कर देते हैं। शायद उस वक्त रामाधीर सिंह की कंप्लेन को सीरियसली लेते तो इतना बड़ा हादसा होने से बच सकता था, एक मासूम की जान बच सकती थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। सभी अपराधी की गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उनकी एक आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है और फिर निर्भया का दोस्त पांडे उन सभी 6 अपराधियों की पहचान कर लेता है। फिर इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। मामला की सुनवाई चल रही थी। इसी बीच 11 मार्च 2013 को निर्भया के केस के प्रमुख अपराधियों में से एक अपराधी राम सिंह तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर लेता है। इसके अलावा 1 सितंबर 2013 को निर्भया केस के नाबालिग आरोपी को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा मात्र 3 साल की सजा के तौर पे सुधार गृह भेज दिया जाता है, जबकि बचे हुए अपराधियों के खिलाफ बलात्कार और हत्या के समेत कई गंभीर धाराएं चलती है और फाइनली 13 सितंबर को फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा उन सभी 4 अपराधियों को फांसी की सजा सुना दी जाती है। यह सभी अपराधी फांसी की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करते हैं, जहां 13 मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा भी निचली अदालत के फैसले को सही करार मानते हुए उस फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद यह सभी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी 5 मई 2017 को फांसी की सजा को बरकरार रखा जाता है। इसके बाद यह अपराधी एक के बाद एक सभी विकल्प का इस्तेमाल करते हुए बचने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद प्रेसिडेंट द्वारा भी इनकी पिटीशन रिजेक्ट कर दी जाती है और फाइनली सभी कानूनी दरवाजा बंद होने के बाद चारों अपराधियों को 20 मार्च 2020 को सुबह के 5:30 पर तिहाड़ जेल में फांसी दे दी जाती है। मेडिकल टीम द्वारा 6 बजे सभी को मृत घोषित कर दिया जाता है। निर्भया के केस में 4 अपराधियों को फांसी हो गई थी और एक ने खुद ही आत्महत्या कर लिया था। फिर एक का क्या हुआ? जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था, इस केस में एक आरोपी इस अपराध को अंजाम देते वक्त नाबालिग था। इसकी वजह से उसके सिर्फ 3 साल की ही सजा हुई थी और उसे सुधार गृह भेज दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस नाबालिग अपराधी का नाम मोहम्मद अफरोज था। 3 साल की सजा काटने के बाद सुधार गृह से निकलकर बेहद ही गुप्तनी तरीके से एक नई जगह भेज दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अफरोज को नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने के लिए 10,000 रुपया और एक सिलाई मशीन दी जाती है ताकि वह बतौर टेलर काम करके अपनी जिंदगी गुजार सके। फिलहाल अफरोज कहाँ है, इस बात की जानकारी आधिकारिक तौर पर किसी को भी नहीं है, क्योंकि देश के कानून के मुताबिक अपराधी की सुरक्षा करना भी कानून की ही जिम्मेदारी है। इसलिए दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से अफरोज को 10,000 रुपया और एक सिलाई मशीन दी थी। हालांकि इससे पीछे की भी सच्चाई जानना जरूरी है। दरअसल जुवेनाइल जस्टिस केयर और प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2014 के मुताबिक जब भी कोई नाबालिग अपराधी अपनी सजा पूरी करके बाहर आता है तो उसके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। ये कानून केंद्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है। जैसे ही अफरोज की जिंदा छोड़े जाने की खबर लोगों तक पहुंचती है, लोगों का गुस्सा और भी बढ़ जाता है, क्योंकि कथित तौर पे निर्भया के साथ सबसे ज़्यादा बेरहमी से दरिंदगी करने वाला यही नाबालिग था और इसे ही जिंदा छोड़ दिया गया। आप लोग जानते होंगे कि दुनिया इसे निर्भया केस के नाम से जानती है या फिर दामिनी के नाम से। अब तक किसी को निर्भया का असली नाम मालूम नहीं था। इसकी वजह यह थी कि बलात्कार पीड़ित महिला की असली पहचान गैर कानूनी है। इसी वजह से मीडिया ने निर्भया और दामिनी नाम दिए थे। कानून में यह भी एक प्रावधान है कि अगर विक्टिम के माता पिता या परिवार वाले चाहे तो वह अपनी मर्जी से उसका असली पहचान जाहिर कर सकते हैं। इसी कानून का हवाला देते हुए निर्भया के परिवार वाले ने मीडिया में बयान दिया कि उनकी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उसकी पहचान छुपानी पड़े, बल्कि हमारी बेटी ने जिस बहादुरी से उन दरिंदों का मुकाबला किया, हमें उस पर गर्व है। फिर निर्भया के पिता ने मीडिया से बात करते हुए असल नाम बताया कि हमारी बेटी का नाम ज्योति सिंह था। जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि वीडियो की आखिरी में हम आपको ज्योति सिंह
यानी कि निर्भया की माँ की जुबानी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप अपने आंसू नहीं रोक पाइएगा। तो आइए सुनते हैं उसकी माँ ने मीडिया से उन 4 दरिंदों को फांसी होने से पहले क्या कहा था। निर्भया की माँ का नाम आशा देवी है। वह बताती है कि मरने से नहीं डरती। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उन 6 लोगों ने हमारी बेटी के साथ क्राइम किया था और मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई। मरते मरते उसने अपने बयान में कहा, उनको फांसी तो क्या जिंदा जला देना चाहिए। मुझे उनसे घिन आती है। मैंने उसे कभी नज़र उठाकर नहीं देखा। यही लगता था कि इन्हीं हाथों ने उसे मारपीट किया था, क्योंकि जब उसको होश आया था उसने कहा, मम्मी मुझे बहुत मारा। इसलिए जब मैं उस अपराधियों को देखती हूँ तो वही उसका कटा पिटा चेहरा, वही हालत। जब वह सांस लेती थी तब भी उसे बहुत तकलीफ़ होती थी। उसके शरीर में खून नहीं था, हर वक्त उसे ब्लड चढ़ता रहता था। मेरे सामने ही उसने कई बार खून की उल्टी की थी। डॉक्टर हाथ पकड़कर मुझे पीछे खींच लेते थे। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। ऐसा लगता था जैसे जंगलों से खींच कर लाया गया है। उसके होंठ फटे हुए थे, पूरे शरीर फटा हुआ था। कहीं से खून निकल रहा था, कहीं से मांस दिख रहा था, बाल भी खींचा हुआ था। एक सीनियर डॉक्टर ने आकर कहा, सॉरी, हमें 20 साल हो गए इस पेशे में काम करते हुए। मेरे सामने कई ऐसे केस आए, कईयों की जान बचाई, लेकिन ऐसा आज तक कोई केस नहीं आया, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो 20-22 फीट की आंत होती है, 1 फीट भी साबुत अंदर नहीं बचा है। इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी हम इंतज़ार करते रहे कि शायद हमारी बेटी ठीक हो जाएगी। जब तक सांस थी तब तक हमें आस थी। उसने डॉक्टरों से कहा, मैं जीना चाहती हूँ अपने परिवार वालों के लिए। इस बात का हमें आज भी दुख है कि जब उसे होश आया तब उसने पानी मांगा, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया। कहा कि अंदर कोई सिस्टम ऐसा नहीं है कि उन्हें 1 चम्मच पानी दे सके। उसने खाना भी मांगा कि मम्मी मुझे भूख लगी है। उसने मुझे इशारा किया कि चुपके से मुझे थोड़ा सा खिला दो, लेकिन मैं नहीं दे सकी। इस बात का दुख है मुझे कि 10-12 दिन बच्ची जिंदा तो थी, लेकिन इस दुनिया से 2 बूंद पानी के लिए तरस कर चली गई। सच्चा और कड़वा सच है, हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई। अब तो वह कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन हमारी जो भी लड़ाई है देश की लड़कियों के लिए है। जिस दिन उन दरिंदों को फांसी हो जाएगी, मैं उन्हें यह कह पाऊंगी, बेटी, जिन्होंने तुम्हारे साथ क्राइम किया, मैंने उसे सज़ा दिलवा दिया, तुम्हें इंसाफ मिला। ये सिर्फ हमें नहीं बल्कि पूरे देश की लड़कियों को इंसाफ मिलेगा। उनको दिलाई सज़ा हमारे देश का यह संदेश स्थापित करेगा। उन महिलाओं को यह विश्वास जगेगा, निर्भया को इंसाफ मिला, हमें भी इंसाफ मिलेगा। इसी कामना के साथ ज्योति सिंह की आत्मा को शांति मिले, हम इस दर्दनाक कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी के बारे में कमेंट्स में लिख कर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।